हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी सेकंड ईयर के अंदर सॉरी फाइनल ईयर के अंदर हमारा जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक चल रही थी उसके अंदर चैप्टर चल रहा था हमारा लिमिट कंटिन्यूटी पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड लिमिट कंटिन्यूटी पे। तो उसके अंदर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या था, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा उसके अंदर मैंने वैसे तो लास्ट जो हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है, सेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में डिस्कस करा था, बट मैंने उसी के अंदर ही ये वाला जो चैप्टर आज मैं करवाने वाली हूँ शुरू करवा दिया था। ठीक है, और ये था हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन और लिमिट कंटिन्यूटी पे। तो लिमिट जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देती हूँ मैं, क्या करना होता है इसके अंदर। मैंने बताया था कि W बराबर जो FZ है, ठीक है, तो W को ही यहाँ पे अपने क्या बोल देते थे कि ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्यों बोल रहे थे अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है मैंने बोला था, इस Z को अपने क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और इसी के फंक्शन को ही अपन कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोल देते हैं। तो क्या इस FZ को मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोल सकती हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकती हूँ। कि मैंने बोला था कि Z क्या है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ऑब्वियस सी बात है, होता है, इसी के बारे में तो पढ़ते आ रहे हैं अपन शुरू से। तो x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन क्या होगा, fz होगा। ठीक है, तो fz को ही मैं क्या बोल सकती हूँ, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोल सकती हूँ ना। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब इसी को मैंने बोला था किससे शो करते हैं, हमेशा w से ही शो करते हैं। और यहाँ पर जो w होता है u प्लस आयोटा v लिखते हैं, यहाँ पर w को किससे लिखते हैं, u प्लस आयोटा v से लिखते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है x प्लस आयोटा y होता है, यानी x y अर्जेंट प्लेन में होता है ये। इसी तरीके से जो w होता है, यानी ये हमारा z प्लेन होता है। इसी तरीके से जो w प्लेन होता है, w प्लेन हमेशा u और v में, यानी x जो है वो रिप्लेस हो जाता है u से और y v से। ठीक है, तो ये w प्लेन होता है x y। अब एक चीज और है कि u और v क्या होते हैं, u और v हमेशा x और y के कोई फंक्शन होंगे। ये हम आगे बढ़ेंगे u और v के बारे में कि ये x और y के फंक्शन, जैसे u आपको दे दिया x² प्लस y²। ठीक है तो x और y में ही, तो u और v क्या है, x और y के फंक्शन होते हैं और w से शो करते हैं उसको। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में डिस्कशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शन को ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर। अभी इसके बारे में हम आगे और चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, जितनी बुक्स कर रहे हैं सब में लिमिट की डेफिनेशन तो आ ही रही है, बट यहाँ पर जो लिमिट है वो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है कि जैसे मैंने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z। ठीक है, z कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ, ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे इधर अग्रसर हो रहा है, किसी एक लिमिट की ओर अग्रसर हो रहा है घुमाने के बाद में। पहले मैं मान रही हूँ पहले यहाँ तक, फिर यहाँ, इस तरीके से चलता हुआ चलता 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 मान लो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, और जब इस पॉइंट पे पहुंचा, ये मैं मान रही हूँ ये मेरी लिमिट है। इस लिमिट क्या होती है, सीमा, उसके आगे वो फंक्शन या जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नहीं जा सकता। तो मैंने z को गमन करवाया इधर, तो ये एक लिमिट मेरी ऐसी आई कि जिसको ये क्रॉस नहीं कर सकता, और मैं इस पॉइंट को मान रही हूँ क्या है, z नोड है। कि इस पॉइंट को मैं क्या मान रही हूँ, z नोड है। और जैसे जैसे फंक्शन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन के बीच की डिस्टेंस कितनी ले रही हूँ मैं, एप्सिलॉन ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ, एप्सिलॉन ले रही हूँ। फिर मैंने क्या करा, जो भी z नोड है जहां पर आती है फंक्शन, अब देखो z अगर इनफाइनाइट फंक्शन होगा तो वो तो रुक ही नहीं सकता ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसके आगे नहीं बढ़ेगा, पर इस लाइन के ऊपर तो कहीं ना कहीं पे आएगा, यानी जितने भी आगे पॉइंट आएंगे वो इस लाइन के ऊपर आते रहेंगे, इस तरीके से इसके ऊपर आते रहेंगे। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे ये लाइन आगे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, एक लाइन आई वहां पे आके रुक गया ये, और फिर जो पॉइंट, अब फंक्शन तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, इनफाइनाइट हो सकता है, तो वो मतलब कि अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा बस इस पॉइंट, इस रेखा के ऊपर जो भी हमारी लिमिट है इसके ऊपर ही पॉइंट्स आते रहेंगे। ठीक है, ये अब देखो इस रेखा पर पॉइंट आ गए, तो मैंने क्या बोला, इस z नोड को सेंटर मान के मैंने क्या कर दिया, एक नेबरहुड ड्रॉ करा इसका, ये मैंने बना दिया इसका नेबरहुड। अब ऑब्वियस सी बात है, अब z आगे बढ़ते जा रहा है, ये सारे z ही हैं, आगे बढ़ते जा रहा है, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, इस तरीके से z पहुंचता फिर धीरे धीरे इसमें यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पहुंचते ये प्लेन इसी लाइन के ऊपर आने लग गया, आगे नहीं जा रहा। ठीक है, अब बात आती है कि जो मैंने जिसको सेंटर मान के ये नेबरहुड बनाया है, इस नेबरहुड की मैं मान रही हूँ कि रेडियस क्या है, डेल है। अपने नेबरहुड को किससे शो करते हैं, नेबरहुड आपको पता होगा एन डेल z नोड होता है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, मैंने फर्स्ट डे ही नेबरहुड की डेफिनेशन करवाई थी। ठीक है, और ये मैं अभी सेकंड चैप्टर के अंदर भी करवा चुकी हूँ।
ठीक है। तो मैंने जेड नोड को अगर मैं सेंटर मान के नेबर ड्रॉ कर रही हूँ तो उस नेबरहुड को शो करेंगे हम एंड जेड नोड से। डेल यहाँ पे रेडियस होती है, ये आपको पता होगा। और एप्सिलॉन मैं हर एक फंक्शन के बीच की डिस्टेंस लेते जा रही हूँ एप्सिलॉन। अब बात आती है लिमिट क्या होती है, तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन z है वो z से z नोड के अगर अग्रसर हो रहा है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है z से z नोड के अग्रसर हो रहा है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो z बराबर z नोड पर, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इसके ऊपर z बराबर z नोड पर क्या होता है कि अगर वो बोल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन आपके पास fz है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। वो बोल रहे हैं जैसे जैसे z इधर की ओर अग्रसर हो रहा है, या फिर आप यहाँ पे fz ही ले लो, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो फंक्शन fz है, ठीक है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो हमारी l लिमिट है, ये लाइन पूरी, वो बोल रहे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस का मोड है, ठीक है, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब z माइनस z नोड। अब देखो इसके अंदर काफी सारे जो पॉइंट पड़े हैं वो आपको पता है z पॉइंट होते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट आ रही है, देखो ये पॉइंट देख लो, अभी सारे के सारे z पॉइंट है, इधर भी लाइन के ऊपर पॉइंट होगा तो z पॉइंट हो गए। तो वो बोल रहे हैं इसमें से कोई पॉइंट उठा लो z, ये मैंने उठा लिया z, सॉरी इधर तो हो नहीं सकता, हम लेते हैं इधर, ये मैंने ले लिया, यहाँ पर मेरा कोई z पॉइंट है ये, ठीक है, ये लाइन वाला पॉइंट z है। तो बोल रहे हैं z और z नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन डेल आनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने क्या पॉइंट ले लिया, z लिया है, और z आप उधर नहीं ले सकते क्योंकि वो लिमिट क्रॉस करके चला जाएगा, ठीक है। तो z हम इधर ही मानेंगे, वो z कहाँ पर होगा, ये लाइन जो मैंने बोला ना, ये लाइनें बनती जा रही है इस तरीके से काफी सारी लाइंस बनेगी जो फंक्शन f(z) की होगी। तो वो बोल रहे हैं इसके ऊपर जो पॉइंट z है ना, वो z और इसका सेंटर z नोड, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इस पूरे डेल से क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो z माइनस z नोड लेस देन डेल, ठीक है, और उसके लिए फंक्शन fz माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब फंक्शन fz, ठीक है, और l लिमिट, यानी वो बोले कि इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से कम आएगी, कब, जब z माइनस z नोड लेस देन डेल हो। अब इसका जब फॉर्मूला बनाना चाहो आप लिमिट ऑफ फंक्शन का, ठीक है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला कैसे बनता है, लिमिट z टेंड्स टू z नोड fz इज इक्वल्स टू l, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि अगर लिमिट z से z नोड की अगर टेंस हो रही होती है तो फंक्शन का मान हमें कहाँ पे आके मिलता है, l पे आके मिलता है। इस l पे हमें फिक्स मान मिल जाएगा, वो आपकी क्या होती है, लिमिट होती है, यानी फंक्शन का जो फिक्स मान मिलता है एक पॉइंट पे आकर, वो उसकी फंक्शन की लिमिट कहलाती है। तो आपको ये पता होनी चाहिए, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके चलते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू z नोड ऑफ fz इज इक्वल्स टू l। ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में बहुत डीपली दे रखा है ये, ठीक है। तो ये होती है लिमिट ऑफ फंक्शन की बात। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन ही है, बाकी कुछ खास काम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी कंटिन्यूटी के बारे में, इसको हिंदी में बोल देते हैं सातत्य, सातत्यता बोलते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ध्यान रखो आप। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, अभी जैसे मैं लिमिट करवा दी, लिमिट के लिए मैंने एक सिंगल फंक्शन लिया था, वो धीरे धीरे z नोड की ओर टेंस हो रहा था। अभी इस बार हम जो कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं इसके लिए हम दो फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे दो फंक्शन है, एक मान लो fz1 है और एक मान लो आप fz2 है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि या फिर दो फंक्शन नहीं ले तो आप fz और fz नोड ले लो। किस तरीके से, यहाँ पे जैसे अपने fz दिया है फंक्शन, ठीक है, तो धीरे धीरे इधर की ओर टेंस हो रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे टेंस होता हुआ मैंने मान लो यहाँ पे कोई z नोड पॉइंट है, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है, fz नोड है, और जैसे जैसे इधर टेंस होता है उनके बीच की डिस्टेंस अपने एप्सिलॉन ही लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो वो बोल रहे हैं कि आपके पास जो fz माइनस fz नोड है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी, ठीक है। कब होगी, जब z माइनस z नोड क्या होगा, व्हेन z माइनस z नोड इज लेस देन डेल, ठीक है। ये हमारा नेबरहुड वाला काम करना है आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, fz माइनस fz नोड लेस देन एप्सिलॉन, दो फंक्शन लेने हैं, यानी एक fz का लेना और fz नोड का लेना। अगर आपको फंक्शन fz दे रखा है तो fz के अंदर आपको एक वैल्यू fz नोड पुट करनी पड़ेगी, आपके पास दो फंक्शन मिल जाएंगे z की जगह पर z नोड रखने पर। उसको आप सॉल्व करोगे, आप ये पोर्शन आपको लेके चलना पड़ता है लेस देन एप्सिलॉन वाला, ठीक है। तो ये लेके चलना पड़ता है और लेस देन एप्सिलॉन उसको प्रूफ करना होता है विद हेल्प ऑफ z माइनस z नोड इज लेस देन डेल। ये सारी चीजें आपके सेकंड ईयर में बहुत अच्छे से क्लियरली दे रखी है, बट यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जाती है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होगी कि जब fz है वो fz नोड के ऊपर टेंस हो रहा हो तो fz माइनस fz इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, कब, जब z माइनस z नोड लेस देन डेल हो, ठीक है।
तो ये है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। एक चीज और है इसके अंदर, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अंदर आपको दो फंक्शन लेने होते हैं, ठीक है, और एक होता है fz1 और एक होता है fz2, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इसको बोल देते हैं एक समान सातत्यता, इसको बोलते हैं एक समान सातत्यता। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अंदर आपको दो फंक्शंस लेने होते हैं, दो फंक्शन लेट करने होते हैं fz1 एंड fz2, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शंस के लिए काम क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि एक फंक्शन सेम काम है कंटिन्यूटी वाला, यहाँ पर वो बोल रहे हैं fz1 से fz2 की ओर अगर टर्म्स हो रहा हो, सॉरी fz2, तो आपके पास जो fz1 है और fz2 है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आती है। कब, जब z1 माइनस z2 इज लेस देन क्या हो, डेल। क्लियर। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए आपको दो फंक्शन लेने होते हैं z1 एंड z2, fz1 एंड fz2। और जो अपनी कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन सिंगल लेना होता है fz, उसके अंदर आपको z की जगह पर z नोट पुट करके fz माइनस fz नोट इज लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना होता है विद हेल्प ऑफ z माइनस z नोट इज लेस देन डेल। सेम काम आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अंदर करना है। वो बोल रहे हैं कि दो फंक्शन z1 एंड z2 एक समान सतत कहलाते हैं जब fz1 माइनस fz2 इज लेस देन एप्सिलॉन हो। कब, जब z1 माइनस z2 लेस देन डेल हो, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अगर आप एग्जाम्स में अगर डेफिनेशन पूछी जाती है, अगर आप ये चीजें भी लिख के आते हो ना सिर्फ, तो उस वही क्लियर माना जाता है कि हाँ ये ठीक है, सिर्फ यही चीज लिख दो। अगर आप इसकी थ्योरी नहीं लिखना चाहते तो ये चीज लिखते हो तो बहुत क्लियर है कि बस इतना तो लिख ही सकते हो कि दो फंक्शन fz1 एंड fz2 लेट करने हैं, उनके अंदर fz1 और z2 की डिस्टेंस अब लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। कब, जब z1 माइनस z2 लेस देन डेल, ठीक है। तो ये दो तीन डेफिनेशंस थी जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इनके। फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रखा है इसने कि इवैल्यूएट, हमें वैल्यू लिखनी है, इवैल्यूएट करना है लिमिट z टेंड्स टू 2e की पाई आयोटा बाय 3, ठीक है। और फंक्शन दे रखा है z की क्यूब प्लस 8 अपॉन में z4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। ये आपको फंक्शन दे रखा है, इसको इवैल्यूएट करना है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, इस लिमिट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, ठीक है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है ये। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इस पूरे फंक्शन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं z स्क्वायर माइनस 4 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं z स्क्वायर माइनस 4 से, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर माइनस 4। अब इसको करते हैं z स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई, ये सेम आएगा z टेंड्स टू 2e की पाई आयोटा बाय 3 z की क्यूब प्लस 8 z स्क्वायर माइनस 4, ऊपर भी z स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी। और नीचे वो एज इट इज रहेगी z4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखते हैं कि ये जो नीचे फॉर्मूला बन रहा है आपके पास z स्क्वायर माइनस 4 z की 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 2e की पाई आयोटा बाय 3 z की क्यूब प्लस 8 एंड z स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब जो नीचे फॉर्मूला बन रहा है इसको ध्यान से देखो, इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ इसमें, इसको मैं लिख सकती हूँ z स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 की स्क्वायर है, इसको फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये फॉर्मूला बनता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, z टेंड्स टू 2e की पाई आयोटा बाय 3, ठीक है। ऊपर फॉर्मूला तो इनपुट तो ऐसी चीज रखना है आपको, z की क्यूब प्लस 8 z स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। नीचे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखिए a माइनस b, ठीक है। वो फॉर्मूला बन रहा है आपके पास a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b की स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्लियर नहीं है आपको, फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab
प्लस बी की स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला किसका होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका होता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का। तो a क्या है हमारे पास, z की स्क्वायर है, क्लियर। देख लो ये फॉर्मूला इसी फॉर्म का बन रहा है और ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a की क्यूब माइनस b की क्यूब का। तो देखो यहाँ से a हमारे पास क्या है, z की स्क्वायर था, तो z की स्क्वायर की क्यूब माइनस b की क्यूब, मतलब b क्या है हमारे पास 4, तो 4 की क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, लिमिट z टेंड्स टू 2e की पावर पाई आयोटा बाय 3, लिमिट लास्ट तक लेके चलनी जब तक ये सॉल्यूट नहीं हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं z की क्यूब प्लस 8 एंड z स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब जो नीचे फॉर्म बन रही है इसको देखो, इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, z की क्यूब की स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं ये 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 2 की स्क्वायर की क्यूब लिखेंगे तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की क्यूब की स्क्वायर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 की स्क्वायर, यानी 2 की पावर 6 बनती है, या 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 बनती है, तो उसको मैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये नीचे जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2e की पाई आयोटा बाय 3 एंड ऊपर z की क्यूब प्लस 8 z स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो z की क्यूब प्लस 2 की क्यूब मतलब 8 और z की क्यूब माइनस 2 की क्यूब मतलब 8, तो ये तो कैंसिल, z की क्यूब प्लस 8 से z की क्यूब प्लस 8 क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल। तो लिमिट z टेंड्स टू 2e की पाई आयोटा बाय 3 z स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में z की क्यूब माइनस 8, क्लियर। अब इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पावर ही अलग अलग है। अब हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके अंदर लिमिट पुट, ठीक है। तो अब देखो z है, z की जगह पर मैं पुट करना है 2e की पाई आयोटा बाय 3, ठीक है, इसकी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2e की पावर पाई आयोटा बाय 3 की पावर क्यूब माइनस 8, ठीक है। सिर्फ मैंने z की जगह पर लिमिट ही रखी और कुछ नहीं करा है। 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये बन जाएगा e की पावर 2 पाई बाय 3 आयोटा, ठीक है, इधर माइनस का 4, नीचे 2 की क्यूब 8, इधर हो जाएगा e की पावर 3 पाई बाय 3 आयोटा माइनस 8, ये भी क्लियर। अब ऊपर और नीचे देखो कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर आपके पास कॉमन मिल रहा है आपको 4, ठीक है। 4 कॉमन लोगे तो e की पावर 2 पाई बाय 3 आयोटा माइनस 1 अपॉन में 8 कॉमन लोगे e की पावर पाई आयोटा माइनस 1, क्लियर। 4/2 अब आप कैंसिल कर दोगे तो ये मिलेगा आपको 1/2 कर दोगे, 1/2 का बाहर ले लो, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसको मैं लिख सकती हूँ 2 पाई बाय 3 आयोटा माइनस 1, ठीक है, और अपॉन में पाई आयोटा e की पावर पाई आयोटा माइनस 1। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करा था इस फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूला होता है e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। क्या ये आपको जो e की पावर 2 पाई बाय 3 आयोटा है, क्या वो इस फॉर्म का आपको दिखाई दे रहा है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। तो इसी के अंदर थीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ऊपर वाले पोर्शन के अंदर थीटा की वैल्यू आपको 2 पाई बाय 3 गिवन है और नीचे वाले पोर्शन में आपको थीटा की वैल्यू पाई गिवन है। तो इस फॉर्मूले के आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब जो 1/2 इसको तो आप एज इट इज बाहर रखते हैं, ठीक है। ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं e की पावर पाई आयोटा, सॉरी 2 पाई बाय 3 आयोटा। अब 2 पाई बाय 3 तो cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय 3, ठीक है, और माइनस में 1 चल रहा है, क्लियर। और जो नीचे चल रहा है इस नीचे वाले पोर्शन के अंदर भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं e की पाई आयोटा, तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस आयोटा sin पाई माइनस 1, ठीक है। अब इनके देखो क्या होती है वैल्यूज, cos 2 पाई बाय 3 की एंड आयोटा sin 2 पाई बाय 3। जो आपका cos 2 पाई बाय 3 होता है ये होता है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ठीक है। और इधर आपके पास जो sin 2 पाई बाय 3 होता है ये होता है √3/2, क्लियर, ठीक है।
ठीक है, ये आपको वैल्यूज आपको ध्यान होनी चाहिए। cos 2π/3 माइनस का 1/2 एंड sin 2π/3 √3/2 एंड -1, ठीक है। और अपोन में आपके पास चल रहा है cos पाई, cos पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1 प्लस आयोटा sin पाई, sin पाई आपको पता है कितना होता है 0, ठीक है, एंड -1। अब इसको कर देते हैं सॉल्यूट करेंगे, आपके पास क्लियर कट आंसर मिल जाएगा 1/2, ठीक है। और इधर -1/2 एंड -1, -1/2 एंड -1 माइनस का 3/2, तो -3/2 प्लस आयोटा √3/2 और अपॉन में आपको देखो क्या मिल रहा है, ये पोर्शन 0 एंड -1 माइनस का 2 मिल जाएगा। माइनस का 2 है जो अपॉन में पड़ा उसको बाहर लेके आओगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा -1/4 और इधर आपके पास मिलेगा -3/2 प्लस आयोटा √3/2। क्लियर। अब देखो नीचे जो 2 है आपके पास, इसको आप एलसीएम में जब लेते हो, एलसीएम में लेने के बाद इसको कॉमन ले लो, ये हो जाएगा -1/8, ठीक है। ऊपर बनेगा -3 प्लस आयोटा √3/2। इसको आप वैसे तो आंसर यहाँ पे क्लियर माना जाता है, अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसमें से √3 कॉमन ले सकते हो। इसमें से अगर √3 कॉमन लेंगे हम, ठीक है, और माइनस का कॉमन लेते ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, माइनस का √3 कॉमन ले लेते तो ये प्लस का √3/8 एंड माइनस का 3 है ये पॉजिटिव हो जाएगा √3 और इधर आयोटा। तो ये आपके पास एक्वायर्ड आंसर, इसके बाद आप और सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। √3 कॉमन लेने के बाद पोर्शन बनता है √3/8 √3 प्लस आयोटा। तो ये आपके पास वैल्यू है उस फंक्शन की जो भी आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज इवैल्यूएट करनी है आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक तो आप इजीली कर ही पाते हो, बस यहाँ थोड़ा फॉर्मूला पुट करने का प्रोसेस देख लेना कि किस तरीके से इसमें फॉर्मूला पुट किया जाता है, ठीक है। cos 2π/3 एंड sin 2π/3 की वैल्यू ये तो आप क्लियर कर चुके हैं कि आर थीटा cos थीटा, मैं साइड में फॉर्मूला लिखते जा रही हूँ किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि cos 2π/3 क्या होता है, sin 2π/3 क्या होता है, ठीक है। नहीं भी याद है तो आप उसको फिर बनाओ, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जैसे आपने 12th में सीखा होगा किस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर नहीं है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो बेटर है कि आप ध्यान रखो इन फॉर्मूलाज को। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है शो दैट, क्वेश्चन गिवन है सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा। तो क्वेश्चन है शो दैट लिमिट z टेंड्स टू z नोड और फंक्शन है z बार बाय z बार अपॉन में z डज नॉट एग्जिस्ट। हमें ये दिखाना है कि इस फंक्शन की जो इस पे ऊपर लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो जो उसने बोला कि शो दैट लिमिट z टेंड्स टू z नोड ऑफ फंक्शन z बार बाय z डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस सीमा का अस्तित्व नहीं है। इस तरीके से आपको हिंदी में बोल सकते हैं कि प्रूफ करना हमें कि इस फंक्शन का इस सीमा पर कोई भी अस्तित्व नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हमें जो देखो फंक्शन गिवन है लिमिट z टेंड्स टू z नॉट के लिए ये, तो अगर हम सबसे पहले इसको z बार अपॉन z को सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको पता है z हमें पता है कि क्या होता है हमारे पास, we know that z is equals to x plus iota y। जब भी आपको इस तरीके से लिमिट चेक करनी होगी तो आपको फंक्शन को अगर z में गिवन है तो उसको आप x और y में चेंज कर लेना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड z बार क्या होता है, वो होता है x माइनस आयोटा y, ठीक है। z क्या होता है x प्लस आयोटा y एंड z बार इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y। तो अब इनकी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है, जब इनको मूल बिंदु पे चेक करेंगे, एक चीज और है, जब भी आपको लिमिट चेक करनी होती है इनको 3 पॉइंट्स पे चेक करना होता है, ठीक है। अलोंग मतलब एक तो ओरिजिन पे चेक करना होता है मूल बिंदु पे, दूसरा इसको अलोंग एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश चेक करना होता है, फिर इसको वाई अक्ष के अनुदिश यानी अलोंग वाई एक्सिस चेक करना होता है। तीनों पे अगर लिमिट सेम आ रही है तब तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर तीनों पे उसकी लिमिट अलग अलग आ रही है तो उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं इसको एट ओरिजिन मूल बिंदु पे चेक करते हैं, ठीक है। जब इसको मूल बिंदु पे चेक करेंगे तो एक चीज अब इसके साथ ध्यान रखो, जब भी मैं लिमिट के लिए चेक कर रही हूँ, अब मूल बिंदु पे आपको पता है x और y दोनों 0 0 होते हैं, तो
अब z टेंड्स टू z नोड की जगह पर क्या मैं ये लिख सकती हूँ x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि मेरा z और z बार किस में चेंज हो चुका है? x और y में चेंज हो चुका है। तो z बार ऊपर है तो ऊपर लिखूंगी x माइनस आयोटा y और नीचे क्या लिखूंगी x प्लस आयोटा y z की जगह पर। अगर ये मैं x और y में चेंज कर चुकी हूँ तो क्या लिमिट भी तो x और y में चेंज हो गई ना? बिल्कुल हो गई। ठीक है, तो x अगर मूल बिंदु पे तो इसका मतलब x भी 0 और y भी 0 हो जाएगा। तो इसको एक एक पुट करना चाहो तो मैंने जैसे इसको एक एक करके पुट करा, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर रही हूँ y की। जब इसमें y की लिमिट पुट कर दी तो मेरे को मिला x अपॉन में x। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू अगर आप इसके अंदर पुट करना चाहो, x टेंड्स टू 0 करना चाहो तो भी 0 मिलेगी। ठीक है, सॉरी 0 नहीं मिलेगी, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। तो बेटर आप दोनों को साथ में पुट कर दो तो इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 0। अभी इसका जाता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। जब इसको एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे, ठीक है, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश, या मैं लिख देती हूँ हिंदी में भी, एक्स अक्ष के अनुदिश आपको चेक करना है। और ये जो चेक करा हमने एट ओरिजिन मतलब मूल बिंदु पे चेक करना है। ये 3 पॉइंट तो हमेशा किसी भी क्वेश्चन में अगर लिमिट चेक करनी हो फिक्स होते हैं, मूल बिंदु पे एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश। उसके बाद भी अगर आपको प्रूफ ही करना हो कि लिमिट एग्जिस्ट करवानी ही करवानी है तो आप उसके बाद कर्व ले सकते हो। वो कर्व परवलय भी हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी आप डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे कि हम क्या फंक्शन लेट करें। ठीक है, तो अब आपको अपने को चेक करना है एक्स अक्ष पे। आपको पता हो कि एक्स अक्ष के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है? y बराबर 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम इस फंक्शन के अंदर y को 0 पुट करेंगे और लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे। ये बहुत चीजें क्लियर करने वाली हैं कि आपको y की जगह पर 0 रखना है। तो और लिमिट क्या जाएगी? x टेंड्स टू 0 जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर देखो x माइनस आयोटा y होता है, ठीक है, और अपॉन में x प्लस आयोटा y होता है। ठीक है, फंक्शन हमें गिवन है और y की जगह पर 0 पुट करना है। जब मैं x टेंड्स टू 0 कर दूंगी इसको, ठीक है, तो इधर मिलेगा मेरे को x अपॉन में x, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं 0 रख दूंगी। ठीक है, तो ये 0 ये भी 0 तो x अपॉन में x, तो ये वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। फिर हम इसको चेक करते हैं अलोंग y एक्सिस। अब इसको चेक करते हैं अलोंग y एक्सिस। जब इसको y एक्स के अंदर चेक करोगे तो y एक्स पे आपको पता है x बराबर क्या होता है? 0 होता है। अगर x बराबर 0 होगा तो लिमिट हम y टेंड्स टू 0 लेंगे और x माइनस आयोटा y अपॉन में x प्लस आयोटा y लेंगे। अब x को अगर मैं 0 पुट कर दूंगी यहाँ पर तो मेरे पास क्या मिलेगा? देखिए, लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस आयोटा y अपॉन में प्लस आयोटा y। आयोटा से आयोटा कैंसिल, y से y कैंसिल, माइनस का 1 बचा। तो क्या तीनों की वैल्यूज लिमिट सेम आ रही है क्या? देखो मूल बिंदु पे चेक करते हैं उसमें 0 आई, x अक्ष पे 1 आई और y पे -1 आई। तो इसका मतलब क्या? तीनों की वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब इसकी लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट है। हेंस द लिमिट ऑफ अ फंक्शन डज नॉट एक्सिस्ट। इसकी लिमिट जो है वो एक्सिस्ट नहीं कर रही, डज नॉट एक्सिस्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन चेक किए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया है और करना कुछ भी नहीं है। आपको एट ओरिजिन चेक करना है, अलोंग एक्सिस चेक करना है और एक अलोंग वाई एक्सिस चेक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। बस इसकी लिमिट अलग अलग होनी चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर था लिमिट और कंटिन्यूटी वाला कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिलते हैं तो आप ट्राई कीजिएगा। और एक चीज इसके साथ साथ हमारी जो एक यूनिट थी वो भी कंप्लीट होने जा रही है। ठीक है, अब कई बुक्स में ऐसा भी दे रखा है कि इसके 4th चैप्टर के साथ भी एक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। तो हम देख लेंगे कि अगर टाइम बचा हमारे पास हम कॉम्प्लेक्स को भी कंप्लीट कर लेंगे, वरना इसकी एक यूनिट तो कंप्लीट हो ही चुकी है। एक हमने इसमें से कर चुकी है, बाकी देखते हैं इसके सेकंड बुक जो है उसमें हम क्या करते हैं। तो हमारा जो भी दो उसमें एक यूनिट हो चुकी है, एक इसमें 2 यूनिट कंप्लीट करवा चुके हैं। एक यूनिट और बची हुई है तो वो हम टाइम के हिसाब से देखेंगे कंप्लीट हुआ तो। बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई करते रहिएगा। आपकी बुक में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे तो वो भी आपको ट्राई करने, क्योंकि वो भी एग्जाम से पूछे गए हैं। तो बाकी करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।